हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल डी ट्रिपल एस बी फैक्ट्री। आप सभी को ये बात पता है कि थ्योरी ऑफ फंक्शंस वाले पेपर में जो यूनिट थर्ड है, डिफरेंशिएबिलिटी ग्रेजुएशन पार्ट, वो वाला टॉपिक हम कर रहे थे और इसकी एक क्लास हम ऑलरेडी कर चुके हैं। तो जिसने भी पहले वो क्लास ना की हो तो उसको अच्छे से करिए, फिर ये सेकंड क्लास देखना और भी अच्छा समझ में आएगा आपको। ठीक है, तो यहां तक हम पहुंच चुके थे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। फाइंड पॉइंट्स इन आर वेयर एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स का मोड इज डिफरेंशिएबल, ऑल्सो फाइंड द वैल्यू ऑफ डेरिवेटिव एट दोज पॉइंट्स। मतलब वे सभी रियल नंबर्स बताओ जिन पर ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है। और यहां पर फुल स्टॉप नहीं लगा भाई, फुल स्टॉप लगाना पड़ेगा। वे सभी रियल नंबर्स बताओ जिन पर एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स का मोड डिफरेंशिएबल है एंड ऑल्सो फाइंड द वैल्यूज ऑफ डिफरेंस डेरिवेटिव एट दोज पॉइंट। और जिन जिन रियल नंबर्स पर ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो उन पे उसका डेरिवेटिव भी बताओ इस फंक्शन का क्या होगा। क्लियर? तो इसको हम क्या करेंगे, इस फंक्शन को रियल लाइन पे पहले थोड़ा ड्रॉ कर लेंगे। तो रियल लाइन पे आपको पता है जो साइन एक्स है ये 0 पर 0 बनता है, पाई पर 0 बनता है ना। इसका ये ग्राफ है, देखो 0 पर 0 बनता है, पाई पर 0 बनता है, 2 पाई 3 पाई माइनस 2 पाई, यहाँ पर ये ग्राफ 0 बनता है। और जैसे 0 से पाई के बीच में जो साइन एक्स होता है वो रहता है पॉजिटिव, और पाई से 2 पाई के बीच में रहता है नेगेटिव, फिर 2 पाई से 3 पाई के बीच में पॉजिटिव फिर नेगेटिव। इसी तरह से इधर 0 से माइनस पाई के बीच में नेगेटिव फिर पॉजिटिव फिर नेगेटिव। आ गई बात समझ में? सो 0 से पाई के बीच में जो फंक्शन रहेगा वो पॉजिटिव साइन एक्स रहेगा, क्योंकि साइन एक्स पॉजिटिव रहता है तो मोड हटाएंगे तो पॉजिटिव ही लगेगा। अब पाई से 2 पाई के बीच में जो फंक्शन है वो नेगेटिव रहता है, तो नेगेटिव रहता है तो इसलिए माइनस साइन एक्स आएगा पाई से 2 पाई के बीच में। अच्छा, इधर की तरफ आओ, 0 से माइनस पाई के बीच में जो फंक्शन है नेगेटिव रहता है, तो इसलिए इधर की तरफ फंक्शन कौन बनेगा, माइनस साइन एक्स, 0 से माइनस पाई के बीच में। अच्छा, माइनस पाई से माइनस 2 पाई के बीच में जो फंक्शन है वो पॉजिटिव है ना, 0 से ऊपर की तरफ है तो पॉजिटिव है, तो मोड एक्स जो है ये फंक्शन क्या बन जाएगा, पॉजिटिव लगेगा इसके आगे, प्लस का साइन एक्स, फिर माइनस, फिर आगे, फिर प्लस, ऐसे ही चलते जाएंगे अल्टरनेट। क्लियर? तो अब इनका डेरिवेटिव देखो, जब हम 2 पाई को लेफ्ट साइड से अप्रोच करेंगे तो डेरिवेटिव बनेगा माइनस कोस एक्स, और राइट साइड से अप्रोच करेंगे तो फंक्शन होगा ये, और इसका डेरिवेटिव बनेगा कोस एक्स। अच्छा, यहां पर आ जाओ। अब जब हम पाई को लेफ्ट साइड से अप्रोच करेंगे तो फंक्शन यूज होगा साइन एक्स, इसका डेरिवेटिव कोस एक्स, और इसका डेरिवेटिव जब लेफ्ट साइड से अप्रोच करेंगे तो माइनस कोस एक्स। ऐसे ही यहाँ पर 0 पर निकाल दिया, लेफ्ट साइड से माइनस कोस एक्स, राइट साइड से कोस एक्स, लेफ्ट साइड से कोस एक्स और राइट साइड से माइनस कोस एक्स। सेम यहाँ पर माइनस साइन एक्स का डेरिवेटिव माइनस कोस एक्स और साइन एक्स का डेरिवेटिव कोस एक्स। आ गई बात समझ में? अब भाई देखो ध्यान से, अब डेरिवेटिव जो आया है, जब हम इस 2 पाई को लेफ्ट साइड से अप्रोच करेंगे तो डेरिवेटिव आया माइनस कोस एक्स, और 2 पाई पे निकाल रहे हैं तो इसमें 2 पाई पुट करोगे तो कोस 2 पाई 1 होता है, और साथ में माइनस है तो माइनस 1 आ जाएगा। ऐसे ही जब इसको राइट साइड से अप्रोच करेंगे तो ये डेरिवेटिव आया था, और इसमें 2 पाई पुट करेंगे तो कोस 2 पाई 1, तो माइनस 1 और 1 तो इक्वल होते नहीं, मतलब एल एच डी और आर एच डी इक्वल आया नहीं, तो ये इस पर, ये जो फंक्शन है इस 2 पाई पर डिफरेंशिएबल नहीं होगा। इसी तरह से पाई पर भी नहीं होगा, 0 माइनस पाई माइनस सॉरी, किसी पर भी डिफरेंशिएबल नहीं होगा, क्योंकि एल एच डी और आर एच डी बराबर नहीं आ रहे किसी में भी। क्लियर? तो यहां से हमने क्या कंक्लूजन निकाला कि जो मेरा फंक्शन है वो पूरी रियल लाइन पर डिफरेंशिएबल है, और हमने डेरिवेटिव भी लिख दिए सिर्फ और सिर्फ एन पाई को छोड़ के, मतलब 0 पाई 2 पाई माइनस 2 पाई एन पाई को छोड़ के, वेयर एन बिलोंग टू इंटीजर, इनको छोड़ के पूरी रियल लाइन पर ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है एक्सेप्ट एन पाई वेयर एन बिलोंग टू इंटीजर। ठीक है भाई, एक क्वेश्चन और जो हमने पिछली क्लास में डिस्कस किया था, इसमें थोड़ी सी करेक्शन कर लेना। देखो मैथमेटिक्स है, ऐसा सब्जेक्ट है, इसमें एक भी वर्ड इधर उधर हुआ तो सवाल पूरा चेंज हो जाता है। ठीक है, तो आ जाइए एक बार, एक करेक्शन है छोटी सी, पिछले ही क्वेश्चन में है जो हमने किया था ये वाला, तो इसको मैं दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूं। जो इस नोट्स में लिखा हुआ वो बिल्कुल ठीक है ना। इसके बाद मैंने एक और इसी में ही बता दिया था कि अगर वो मे बी पॉसिबल ना देके पक्का करेक्ट पूछे तो कौन सा ऑप्शन होगा, तो उसमें इनमें से कोई सा भी नहीं होगा, सारे गलत हो जाएंगे, नन आंसर आएगा, नन, अगर वो पक्का पॉसिबल। तो एक बार मैं दोबारा से इस क्वेश्चन को पढ़ के आपको समझाता हूं। देखो, इफ एफ एक्स एंड जी एक्स आर फंक्शंस सच दैट एफ एक्स प्लस जी एक्स इज डिफरेंशिएबल एट ए,
उसने क्या कह दिया, एफ एक्स और जी एक्स कोई भी फंक्शन है दो, और एफ एक्स प्लस जी एक्स डिफरेंशिएबल है पॉइंट ए के ऊपर, देन विच ऑफ द फॉलोइंग मे बी पॉसिबल। तो और दिया क्या इसने, सम डिफरेंशिएबल है। तो सम डिफरेंशिएबल है कि नहीं, दो फंक्शंस का सम डिफरेंशिएबल है, तो बिल्कुल पॉसिबल है एफ एक्स एंड जी एक्स, एफ एक्स एंड जी एक्स डिफरेंशिएबल हो ए पर, तो ये चीज पॉसिबल है। जैसे कोई एफ एक्स प्लस जी एक्स कोई फंक्शन ले लो, उनका जोड़ डिफरेंशिएबल गिवन है, अब पूछ रहा है कि इनमें से कौन कौन सा पॉसिबल हो सकता है, मे बी पॉसिबल। तो ऐसा बिल्कुल हो सकता है कि इनका सम डिफरेंशिएबल हो और एफ एक्स भी डिफरेंशिएबल हो और जी एक्स भी डिफरेंशिएबल हो ए पर, बिल्कुल पॉसिबल है। और ऐसा भी मैंने एग्जांपल दिया था कि इनका सम डिफरेंशिएबल हो और एफ एक्स और जी एक्स दोनों डिफरेंशिएबल ना हो ए पर, तो भी इनका सम डिफरेंशिएबल हो सकता है। मतलब सम डिफरेंशिएबल गिवन है और ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि ना एफ एक्स डिफरेंशिएबल हो ना जी एक्स डिफरेंशिएबल हो ए पर। और इसका हमने एग्जाम्पल भी दिया था, मोड एक्स और माइनस मोड एक्स ले लो, और सी पॉइंट क्या है, एफ एक्स डिफरेंशिएबल है ए पर और जी एक्स नॉट डिफरेंशिएबल ए पर, और जी एक्स डिफरेंशिएबल ए पर, एफ एक्स नॉट डिफरेंशिएबल ए पर। तो ये तो कभी भी नहीं होगा, सी और डी तो ऐसा कभी भी पॉसिबल नहीं हो सकता कि इनका सम तो डिफरेंशिएबल है और इनमें से एक डिफरेंशिएबल हो और एक डिफरेंशिएबल ना हो, ऐसा नहीं हो सकता। या तो दोनों डिफरेंशिएबल हो सकते हैं या दोनों डिफरेंशिएबल नहीं हो सकते, उस केस में सम डिफरेंशिएबल आएगा। अगर सम डिफरेंशिएबल आएगा तो उस केस में एफ एक्स और जी एक्स दोनों डिफरेंशिएबल भी हो सकते हैं, और ऐसा भी हो सकता है कि कोई भी डिफरेंशिएबल ना हो। अब मैंने आपको इस क्वेश्चन में बोल दिया था कि अगर वो पक्का करेक्ट कह देता तो उसमें ऑप्शन ए ठीक हो जाएगा, बट ऐसा नहीं है, ऑप्शन ए भी गलत होगा क्योंकि इसका कॉन्ट्राडिक्शन है हमारे पास। देखो, मैंने ले लिया मोड एक्स, प्लस का मोड एक्स और माइनस का मोड एक्स, दो फंक्शन ले लिए, प्लस का मोड एक्स और माइनस का मोड एक्स, और दोनों का जोड़ जीरो आता है आपको पता है, और जीरो डिफरेंशिएबल है जीरो पर। मतलब मोड एक्स प्लस माइनस मोड एक्स, ये जो सम है ये जीरो आएगा, और ये जो सम है जीरो पर, इसका मतलब जीरो आ रहा था, जीरो पर डिफरेंशिएबल है, सम डिफरेंशिएबल है, बट ना एफ एक्स डिफरेंशिएबल है और ना जी एक्स डिफरेंशिएबल है। तो वो कह रहा था कि अगर सम डिफरेंशिएबल हो तो एफ एक्स और जी एक्स पक्का डिफरेंशिएबल होंगे, तो जरूरी थोड़ी है पक्का डिफरेंशिएबल कहाँ आ रहे हैं, सम तो डिफरेंशिएबल है मोड एक्स और माइनस मोड एक्स में, बट ना एफ एक्स डिफरेंशिएबल ना जी एक्स डिफरेंशिएबल। समझ रहे हो, तो इस मारे ये फर्स्ट ऑप्शन कट गया। बिल्कुल जरूरी नहीं है कि सम डिफरेंशिएबल है तो दोनों डिफरेंशिएबल ही होंगे ए पर, ये ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं है। ऐसा भी हो सकता है कि सम डिफरेंशिएबल हो और इनमें से एक भी डिफरेंशिएबल ना आए, तो पक्के करेक्ट में तो ना ये ठीक होगा ना ये ना ये ना ये, क्योंकि हमारे पास कॉन्ट्राडिक्शन एग्जाम्पल आ गया। समझ रहे हो मेरी बात को, दोबारा से समझ लो कि ये क्वेश्चन ऐसे बना रहा है, उल्टा बना रहा है क्वेश्चन को, कि एफ एक्स प्लस जी एक्स डिफरेंशिएबल गिवन है आपको, तो बताओ कौन सा पक्का करेक्ट होगा। तो अगर ये डिफरेंशिएबल गिवन है तो क्या एफ एक्स और जी एक्स पक्का डिफरेंशिएबल होंगे। अभी अभी आपको एग्जांपल दिया है कि मोड एक्स और प्लस में माइनस मोड एक्स ले लो, इनका सम पक्का डिफरेंशिएबल है, इनका सम डिफरेंशिएबल है, बट ना एफ एक्स डिफरेंशिएबल ना जी एक्स डिफरेंशिएबल जीरो पर, ना मोड एक्स डिफरेंशिएबल ना माइनस मोड एक्स डिफरेंशिएबल जीरो पर। ठीक है, समझ गए ना। तो पक्का करेक्ट में ना तो ए ठीक होगा ना बी ना सी ना डी, कोई ठीक नहीं होगा। क्लियर, नन आंसर आएगा फिर उसका। लेकिन ये क्वेश्चन में बी में पूछा था तो ए और बी दोनों करेक्ट हो जाएंगे, और इनका जवाब हम कल दे भी चुके थे। अच्छा, ये अब मोड साइन एक्स वाला, एफ एक्स इज इक्वल टू मोड साइन एक्स वाला, ये क्वेश्चन आपको एक्सप्लेन कर दिया गया है अच्छे से। अब नेक्स्ट आ जाइए, फाइंड द पॉइंट्स इन आर वेयर, अब मोड एक्स माइनस साइन एक्स का मोड इज नॉट डिफरेंशिएबल। वे सभी रियल पॉइंट्स निकालो, रियल लाइन पे वे सभी पॉइंट्स बताओ जहां पर ये फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है, नॉट डिफरेंशिएबल। तो अभी अभी आपको एक बात पता चली है कि जो साइन एक्स का मोड है, मतलब साइन एक्स का मोड जो फंक्शन है, ये एन पाई पर डिफरेंशिएबल नहीं होता, बाकी हर जगह रियल पे डिफरेंशिएबल होता है। और ये जो मोड एक्स है ये जीरो पर डिफरेंशिएबल नहीं होता, बाकी हर जगह डिफरेंशिएबल है। ठीक है, और आपको पता है इस बात का कि एक पॉइंट पर तो ये फंक्शन डिफरेंशिएबल हो और दूसरे वाला उसी पॉइंट पर डिफरेंशिएबल ना हो, तो वो फंक्शन कभी भी उस पॉइंट पर डिफरेंशिएबल नहीं होगा। ठीक, तो इसका मतलब जितने भी एन पाई है ना जीरो को छोड़कर, वहां पर फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा। ठीक,
एन पाई पर फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा जीरो को छोड़कर, और जीरो पर ये भी डिफरेंशिएबल नहीं है, ये भी डिफरेंशिएबल नहीं है। तो हम जीरो पर चेक करना पड़ेगा, हमें जीरो पर चेक करना पड़ेगा, क्योंकि जीरो पर ना तो ये फंक्शन डिफरेंशिएबल ना ये फंक्शन डिफरेंशिएबल। तो हो सकता है इनका जोड़ जो है वो डिफरेंशिएबल बन जाए, या इनकी घटा जो है वो डिफरेंशिएबल बन जाए। तो उसके लिए हम चेक करेंगे। देखो कैसे। सबसे पहला नोट है, वी नो दैट इफ एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल एंड जी एक्स इज नॉट डिफरेंशिएबल देन एफ एक्स प्लस जी एक्स कैन नेवर बी डिफरेंशिएबल। ठीक है, फिर कभी भी डिफरेंशिएबल नहीं होगा। और मोड एक्स जो है वो जीरो पर डिफरेंशिएबल नहीं होता, और साइन एक्स का मोड एन पाई पर डिफरेंशिएबल नहीं होता, वेयर एन बिलोंग टू इंटीजर। ठीक, और ये दोनों के दोनों फंक्शन जीरो पर डिफरेंशिएबल नहीं होते। एट जीरो बोथ आर नॉट डिफरेंशिएबल। तो इनका लीनियर कॉम्बिनेशन डिफरेंशिएबल हो भी सकता है और नहीं भी। ठीक है, हो भी सकता और नहीं भी। तो एट जीरो बोथ आर नॉट डिफरेंशिएबल, सो लीनियर कॉम्बिनेशन मे और मे नॉट बी डिफरेंशिएबल। ठीक, तो जीरो से आगे दोनों के दोनों पॉजिटिव है ना। जीरो से आगे देखो साइन एक्स का ग्राफ ऊपर की तरफ है, पॉजिटिव है जीरो से आगे। तो इसका मतलब जीरो से आगे जो फंक्शन यूज होगा वो यूज होगा, ये वाला भी पॉजिटिव खुलेगा मोड और ये वाला भी पॉजिटिव खुलेगा, बीच में माइनस है तो माइनस लग जाएगा। और जीरो से पीछे जो साइन एक्स का ग्राफ है वो देखो नेगेटिव है, तो जीरो से पीछे साइन एक्स का ग्राफ नेगेटिव है, तो माइनस का साइन एक्स आएगा और वो माइनस माइनस प्लस बना देगा इसको। और जीरो से नीचे तो नेगेटिव वैल्यूज आएंगी, तो इसलिए मोड एक्स भी नेगेटिव यूज होगा, माइनस एक्स प्लस साइन एक्स, और ये एक्स माइनस साइन एक्स। इस तरह से इसको रियल लाइन पे हमने लिख लिया, इस फंक्शन को, इस फंक्शन को। तो बाकी तो ये वाला हर जगह पे डिफरेंशिएबल है, और ये वाला फंक्शन भी हर जगह पे डिफरेंशिएबल है। ठीक है, विवाद अगर होगा तो वो जीरो पर होगा। तो हम देख लेते हैं जीरो पर, जीरो पर क्या वैल्यू आएगी। भाई जीरो इसके अंदर पुट करोगे तो जीरो 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 आएगा, और इसके अंदर भी जीरो पुट करोगे तो भी जीरो आएगा। ठीक है, और वैसे भी ये मोड एक्स है, तो जीरो पर तो ये भी जीरो बनेगा और ये भी जीरो बनेगा, मोड एक्स मोड साइन एक्स भी जीरो बनेगा जीरो पर। क्लियर। सो अब हम क्या करते हैं, इस चीज का डेरिवेटिव निकालते हैं। इस चीज का डेरिवेटिव होगा माइनस वन प्लस कोस एक्स, और इस चीज का डेरिवेटिव होगा वन माइनस कोस एक्स। ठीक है, और इस डेरिवेटिव के अंदर जब जीरो पुट करोगे तो कोस जीरो वन होता ही आ जाएगा जीरो, और यहां पर भी कोस जीरो वन होता ही आ जाएगा जीरो। इज इट क्लियर। तो डेरिवेटिव निकल के आया, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव भी जीरो निकल के आया और राइट हैंड डेरिवेटिव भी जीरो निकल के आया। इसका मतलब जो पॉइंट्स, तो इसका मतलब जीरो पर ये फंक्शन डिफरेंशिएबल हो गया। तो इसका मतलब कौन पॉइंट बचे, केवल जो एन पाई वाले पॉइंट थे ना जीरो को छोड़कर, वहां पर ये फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है, बाकी हर जगह डिफरेंशिएबल है। सो पॉइंट ऑफ नॉन डिफरेंशिएबिलिटी, नॉन डिफरेंशिएबिलिटी पॉइंट आए एन पाई वाले, वेयर एन बिलोंग टू इंटीजर, और एन जीरो नहीं होना चाहिए क्योंकि जीरो पर तो डिफरेंशिएबल है ये। तो कहाँ का डिफरेंशिएबल नहीं हुआ, प्लस माइनस वन पाई प्लस माइनस टू पाई प्लस माइनस थ्री पाई इन एंड सोन, इन सभी पर डिफरेंशिएबल नहीं हुआ, बाकी हर जगह डिफरेंशिएबल। इज इट क्लियर। और डेरिवेटिव क्या आएगा, इसका डेरिवेटिव इधर वाले का तो आएगा माइनस वन प्लस कोस एक्स, और इधर वाले का डेरिवेटिव वन माइनस कोस एक्स। और इसी में ही अगर मैं डेरिवेटिव जीरो पे निकालूं तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव आएगा जीरो और राइट हैंड डेरिवेटिव आएगा जीरो। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव जीरो पर सेम है, तो इसका मतलब फंक्शन डिफरेंशिएबल है। और पॉइंट ऑफ नॉन डिफरेंशिएबिलिटी फिर सिर्फ एन पाई वाले पॉइंट बचे, एक्सेप्ट व्हेन एन इज जीरो, एन पाई सच दैट एन बिलोंग टू इंटीजर एंड एन मस्ट बी नॉट नॉन जीरो। तो इन पॉइंट पर नॉन डिफरेंशिएबल है ये फंक्शन। आ गई होगी आई होप मेरी बात समझ में, इतनी कोई लंबी चौड़ी बात थी नहीं। अब देखो आगे, एफ डैश सी कोई फंक्शन है, उसका हम डेरिवेटिव निकाल रहे हैं एट पॉइंट सी। तो इसकी डेफिनेशन आपको पता ही है, सिंपल सी डेफिनेशन, लिमिट एक्स टेंडिंग टू सी, जिस पॉइंट पर हमें डेरिवेटिव निकालना है उसी पर लिमिट लगाओ, लिमिट एक्स टेंडिंग टू सी एफ एक्स माइनस एफ सी अपॉन एक्स माइनस सी, ये लगेगा। ठीक, और एक लिपचिट्स कंडीशन यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी में पढ़ाई थी, इफ एफ एक्स इज अ फंक्शन सच दैट, एफ एक्स कोई फंक्शन है सच दैट एफ एक्स माइनस एफ वाई का मोड इज लेस देन इक्वल टू के एक्स माइनस वाई का मोड की पावर अल्फा, वेयर अल्फा इज ग्रेटर देन वन फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग टू रियल नंबर एंड के इज एनी फिक्स्ड रियल नंबर नोन एज लिपचिट्स कॉन्स्टेंट भी इस के को बोलते हैं। और अल्फा ग्रेटर देन अगर वन है ना फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग टू आर, और एक्स और वाई क्या है, रियल नंबर है, तो जो फंक्शन होगा एफ एक्स वो कांस्टेंट होगा। अगर अल्फा ग्रेटर देन वन है तो फंक्शन विल बी कांस्टेंट, और कांस्टेंट फंक्शन तो कॉन्टिन्यूस भी होता है और डिफरेंशिएबल भी, एंड एवरी कॉन्टिन्यूस फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस एंड डिफरेंशिएबल। तो दोबारा समझो, ये लिपचिट्स कंडीशन यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूटी में अच्छे से याद कर ली थी आप लोगों ने। ठीक, और वही लिपचिट्स कंडीशन है ये, इफ एफ एक्स इज अ फंक्शन सच दैट एफ एक्स माइनस एफ वाई का मोड इज लेस देन इक्वल टू के एक्स माइनस वाई का मोड की पावर अल्फा,
where alpha is greater than 1 for all xy belong to real number and this k is fixed real number known as Lipschitz constant इसको बोलते हैं। और अगर ये इस Lipschitz कंडीशन में जो ये डिग्री है इसकी, जो ये अल्फा है, जो पावर है, अगर ये अल्फा ग्रेटर देन 1 होगा ना फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग टू रियल नंबर, तो जो फंक्शन बनेगा एफ एक्स वो कांस्टेंट बनेगा। और कांस्टेंट फंक्शन तो कॉन्टिन्यूअस भी होता है और डिफरेंशिएबल भी। तो जैसे ही आपको ये लिप्टिड कंडीशन कहीं गिवन मिले और अल्फा ग्रेटर देन 1 दिखाई दे जाए तो इसका मतलब वो फंक्शन है कांस्टेंट, और कांस्टेंट फंक्शन कॉन्टिन्यूअस भी होगा और डिफरेंशिएबल भी होगा। लेकिन अल्फा अगर ग्रेटर देन 1 ना देके 0 से 1 के बीच में बोल दे, ये तो स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 1 है ना, और अगर अल्फा 0 से 1 के बीच में या 1 के इक्वल बोल दे तो देन फंक्शन इज यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस। और कोई यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस है तो ऑब्वियस सी बात है कॉन्टिन्यूअस तो होगा ही होगा। भाई कोई नीला घोड़ा है तो घोड़ा तो होगा ही, समझ रहे हो? तो कोई फंक्शन यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस है तो वो कॉन्टिन्यूअस तो होगा ही। सो यहाँ क्या लिखा है, अगर अल्फा 0 से 1 के बीच में है या इक्वल टू 1 है तो जो फंक्शन है वो यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस होगा बट मे और मे नॉट बी डिफरेंशिएबल। वो यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस तो होगा बट मे और मे नॉट बी डिफरेंशिएबल। डिफरेंशिएबल हो भी सकता है और नहीं भी, डिफरेंशिएबल हो भी सकता है और नहीं भी। इज इट क्लियर? और अगर वो बोले कि अल्फा तो सिंपल ग्रेटर देन 0 है, कुछ भी हो ग्रेटर देन 0, तो फंक्शन पक्का कॉन्टिन्यूअस होगा और केवल कॉन्टिन्यूअस ही नहीं, इनफैक्ट यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस भी होगा बट डिफरेंशिएबल फॉर अल्फा ग्रेटर देन 1। थोड़ी स्पेलिंग एरर है भाई, डिफरेंशिएबल BLE लगा लो, वाई नहीं, बट डिफरेंशिएबल फॉर अल्फा ग्रेटर देन 1। तो इस सारे पॉइंट को, जो लिप्चिट्ज वाला पॉइंट है, इसको मैं समराइज कर रहा हूं, बड़े ध्यान से सुन लेना एक बार, कि जो फंक्शन एफ एक्स है ना, अगर वो एफ एक्स माइनस एफ वाई का मोड इज लेस देन इक्वल टू के एक्स माइनस वाई की पावर अल्फा के बराबर, के लेस देन इक्वल टू ये आ जाए, वेयर अल्फा इज ग्रेटर देन 1 फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग टू आर, और के इज कोई फिक्स्ड पॉजिटिव रियल नंबर है, तो जो फंक्शन एफ एक्स है वो कॉन्स्टेंट हो जाएगा और फंक्शन जो है वो कॉन्टिन्यूअस और डिफरेंशिएबल बनेगा। और अगर अल्फा 0 से 1 के बीच में है या 1 के इक्वल है तो जो फंक्शन है वो यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस होगा बट मे और मे नॉट बी डिफरेंशिएबल। वो यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस तो होगा, वो कॉन्टिन्यूअस तो होगा बट डिफरेंशिएबल हो इस बात की कोई गारंटी नहीं, अगर ये 0 से 1 के बीच में है या इक्वल टू 1 भी है तो, ठीक। और अगर वो बोले कि अल्फा ग्रेटर देन 0 है, और ग्रेटर देन 0 कुछ भी हो सकता है, 0.1, 0.2, 0.3, 1, 2, 3, 4 कुछ भी हो सकता है, तो अल्फा अगर ग्रेटर देन 0 है तो वो फंक्शन पक्का कॉन्टिन्यूअस भी होगा और यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस भी होगा। पर डिफरेंशिएबल की गारंटी तो सिर्फ एक ही केस में है, वो है अगर अल्फा ग्रेटर देन 1 है तो, ठीक है। गारंटी तभी है डिफरेंशिएबल होने की, अन्यथा हो भी सकता है और नहीं भी। अब आ जाइए इसी पे बेस्ड क्वेश्चन करते हैं, जब आपको और अच्छे से समझ में आएगा। इफ एफ, अच्छा एक बार रीड करो भाई, फटाफट रीड करो, मैं तब तक पानी पी लेता हूं। करो भाई रीड। चलो मैं ही करता हूं, आप तो करेंगे नहीं, ढीठ हो चुके हो बिल्कुल। ठीक है भाई, देख लो, कोई बात नहीं, आ जाओ। इफ एफ एक्स इज अ फंक्शन सच दैट एफ एक्स माइनस एफ वाई का मोड इज लेस देन इक्वल टू के एक्स माइनस वाई का मोड, और यहाँ पर अल्फा की वैल्यू कितनी है, 1 है, एंड के बिलोंग टू पॉजिटिव रियल नंबर, के कोई पॉजिटिव रियल नंबर है, एंड एक्स वाई बिलोंग टू आर, देन एफ एक्स मस्ट बी डिफरेंशिएबल। डिफरेंशिएबल तो अल्फा ग्रेटर देन 1 होता जब हम बोलते कि मस्ट बी डिफरेंशिएबल, तो पहला ऑप्शन तो हो गया कट। एफ एक्स मस्ट नॉट बी डिफरेंशिएबल, नहीं ये भी नहीं हो सकता, क्योंकि डिफरेंशिएबल हो भी सकता है और नहीं भी। अगर अल्फा 1 है तो मे और मे नॉट बी डिफरेंशिएबल आता जब अल्फा 0 से 1 के बीच में हो या 1 के इक्वल हो। फिर एफ एक्स मे नोट बी डिफरेंशिएबल, तो मे नोट तो हो जाएगा ठीक, डिफरेंशिएबल हो भी सकता और नहीं भी। एफ एक्स मे बी डिफरेंशिएबल फंक्शन, ये भी ठीक हो जाएगा, ठीक। जैसे एग्जांपल भी देते हैं, एफ एक्स इज इक्वल टू के मोड एक्स सेटिस्फाई द अबव कंडीशन बट डिफरेंशिएबल एट 0, ठीक है। तो ये कॉन्ट्राडिक्शन एग्जांपल दे दिया कि बट नॉट डिफरेंशिएबल, डिफरेंशिएबल बोल रहा हूं मैं, बट नॉट डिफरेंशिएबल एट 0,
मतलब ये जो फंक्शन है के मोड एक्स, तो मैं इसको कैसे लिखूंगा, के मोड एक्स माइनस के मोड वाई, तो के बाहर आ जाएगा और यहाँ पर बचेगा एक्स माइनस वाई का मोड। सो एफ के एक्स माइनस के वाई का मोड इज लेस देन इक्वल टू के एक्स माइनस वाई का मोड। तो ये कंडीशन है ना, तो ये लिपचिट्स कंडीशन आ गई। तो के मोड एक्स सेटिस्फाइज द अबव कंडीशन बट नॉट डिफरेंशिएबल एट जीरो, बट के मोड एक्स जीरो पर डिफरेंशिएबल थोड़ी होता है मोड एक्स, ठीक है। सो मे नोट बी डिफरेंशिएबल, एफ एक्स मे नोट बी डिफरेंशिएबल अगर वन है तो, और एफ एक्स मे बी डिफरेंशिएबल फंक्शन, वो डिफरेंशिएबल भी हो सकता है, ऐसा जरूरी नहीं है। जैसे एक्स ले लो, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स के बराबर, तो एक्स माइनस वाई इज लेस देन इक्वल टू एक्स माइनस वाई इज लेस देन इक्वल टू वन इंटू एक्स माइनस वाई हो जाएगा और उसकी पावर वन होगी। क्लियर। तो देखो पावर वन में भी एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स डिफरेंशिएबल होता है ना, डेरिवेटिव वन आता है, तो दोनों पॉसिबल है। ऐसा भी हो सकता है अगर वन है तो कि वो डिफरेंशिएबल हो, और ऐसा भी हो सकता है कि डिफरेंशिएबल ना भी हो और वो भी हो सकता है, क्योंकि हम पढ़ के आ चुके हैं मे और मे नोट बी डिफरेंशिएबल वाली कंडीशन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इफ एफ सच दैट आर टू आर सच दैट एफ एक्स माइनस एफ वाई का मोड इज लेस देन इक्वल टू 77 एक्स माइनस वाई की पावर 1.1, तो अल्फा जो है वो वन से बड़ा है फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग टू रियल नंबर, और एफ 2017 की वैल्यू 2 है, एंड इफ जी एक्स इज इक्वल टू ई की पावर एक्स स्क्वायर एफ एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू रियल नंबर, देन जी डैश वन बताओ क्या होगा। तो सबसे पहले तो जो लिपचिट्स कंडीशन गिवन है उसमें आपने देख लिया कि ये पॉजिटिव रियल नंबर है एम, बिल्कुल ठीक है। अल्फा जो है वो ग्रेटर देन वन है, इसका मतलब जो फंक्शन होगा ना वो कांस्टेंट फंक्शन होगा। तो अगर 2017 पे दो वैल्यू दे रहा है तो इस फंक्शन, क्योंकि कांस्टेंट फंक्शन है, इसका मतलब इसके अंदर कोई भी वैल्यू डालो एफ एक्स के अंदर, वो दो ही वैल्यू आएगी उसकी। एफ एक्स सेटिस्फाई लिपचिट्स कंडीशन विद अल्फा ग्रेटर देन वन, सो एफ एक्स इज इक्वल टू टू इज कॉन्स्टेंट है ये। तो अब जी एक्स क्या बन गया, ई की पावर एक्स स्क्वायर, और एफ एक्स की वैल्यू 2 पुट कर दो। और अब आपको क्या निकालना है, जी डैश वन निकालना, तो पहले जी डैश एक्स तो निकाल लो। तो जी डैश एक्स क्या होगा, 2 तो कांस्टेंट था बाहर, ई की पावर एक्स स्क्वायर का ई की पावर एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, तो 2 2 जा 4 एक्स ई की पावर एक्स स्क्वायर, ये वैल्यू आई जी डैश एक्स की। अब आपको तो जी डैश वन चाहिए, तो इसमें वन पुट कर दो, आंसर आ जाएगा। ई की वैल्यू पुट कर देना, ई की वैल्यू लगभग 2.7 होती है, 2.718, गुणा करोगे तो 10.87 आंसर आ जाएगा। क्लियर। तो ये भी इसी लिपचिट्स कंडीशन वाले इसी कॉन्सेप्ट पर एग्जांपल बेस्ड थे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एक भी मत छोड़ देना गलती से भी। अब आ जाइए आगे। देखो भाई, एक बहुत काम की चीज, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और बड़े ध्यान से सुनना, इस पर बहुत क्वेश्चन आते हैं और बच्चे इसमें कंफ्यूज्ड ही रहते हैं। लेकिन जिसने भी मेरी बात को ध्यान से सुन लिया, अब से आगे जितना काम करेंगे हम, अगर उतना आपने ढंग से सुन लिया तो आपके ये वाले क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं होंगे और A1 कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा आपका। तो चलिए शुरुआत करते हैं नोट से। देखो मेरे साथ साथ बड़े ध्यान से और बड़े प्यार से हम चलेंगे, बिल्कुल भी जल्दबाजी नहीं करनी है, बिल्कुल ध्यान से और बिल्कुल आराम से एक एक चीज को समझना है। नोट है, इफ एफ सच दैट आर टू आर, ये फंक्शन गिवन है मुझे रियल टू रियल पे, सच दैट लिमिट एक्स टेंडिंग टू इन्फिनिटी एफ एक्स इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट सी। अगर मैंने किसी फंक्शन एफ एक्स पर लिमिट एक्स टेंडिंग टू इन्फिनिटी लगाई और मुझे कोई कॉन्स्टेंट सी मिल रहा है, तो इसका मतलब है कि लिमिट एक्स टेंडिंग टू इन्फिनिटी एफ डैश एक्स जीरो मिलेगा, क्योंकि एफ एक्स पर जो लिमिट आई थी वो सी आई कॉन्स्टेंट आई थी, तो उसके डेरिवेटिव पर जब हम लिमिट एक्स टेंडिंग टू इन्फिनिटी लगाएंगे ना, क्योंकि कॉन्स्टेंट है और कॉन्स्टेंट का डेरिवेटिव सिंपल सी बात है जीरो ही होगा, और लिमिट का फिर जीरो पर तो क्या इफेक्ट पड़ेगा। सो लिमिट एक्स टेंडिंग टू इन्फिनिटी एफ डैश एक्स क्या आएगा, जीरो। दोबारा समझो, अगर फंक्शन एफ सच दैट आर टू आर है, रियल टू रियल पे कोई फंक्शन है, और लिमिट एक्स टेंडिंग टू इन्फिनिटी एफ एक्स अगर सी कॉन्स्टेंट आ रहा है ना, सो लिमिट एक्स टेंडिंग टू इन्फिनिटी एफ डैश एक्स क्या आएगा, जीरो आएगा। क्लियर। तो ये बात गांठ बांध लो, आगे का जितना भी कॉन्सेप्ट हम करेंगे वो सब इसी पे बेस्ड होगा कि अगर किसी फंक्शन पर लिमिट एक्स टेंडिंग टू इन्फिनिटी लगाने पर कांस्टेंट सी आ रहा है, तो उसके डेरिवेटिव पर जब हम लिमिट एक्स टेंडिंग टू इन्फिनिटी लगा देंगे तो जीरो आएगा। ठीक। अब एक उसूल बता रहा हूं आपको लिमिट का एक ही उसूल है इस तरह के क्वेश्चंस में। लिमिट का उसूल है,
अगर यानी कि इफ लिमिट एक्स टेंडिंग टू इन्फिनिटी 7x एफ एक्स प्लस 11f डैश एक्स इज इक्वल टू एल हमें गिवन है, इस तरह की कोई चीज अगर हमें गिवन है ए एफ एक्स प्लस बी एफ डैश जी बी एफ डैश इज एक्स इज इक्वल टू एल टाइप की, तो इस केस में लिमिट का एक उसूल होता है और वो उसूल क्या है, अगर एग्जिस्ट करेंगे तो दोनों एग्जिस्ट करेंगे, जिएंगे तो साथ और मरेंगे भी साथ, ठीक है। एग्जिस्ट करेंगे तो दोनों करेंगे, नहीं तो कोई भी दोनों में से कोई भी एग्जिस्ट नहीं करेगा। इज इट क्लियर? तो लिमिट का उसूल है इस टाइप का, अगर कोई गिवन हो कोई स्टेटमेंट, जैसे इफ लिमिट एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी 7f(x प्लस 11f डैश एक्स इज इक्वल टू एल गिवन है, तो इस केस में एफ एक्स या तो एफ एक्स और एफ डैश एक्स दोनों एग्जिस्ट करेंगे या फिर दोनों एग्जिस्ट नहीं करेंगे। एग्जिस्ट करेंगे तो दोनों करेंगे, नहीं तो दोनों एग्जिस्ट नहीं करेंगे, और फंक्शन एक फिक्स्ड कांस्टेंट आएगा, पक्का फंक्शन क्या आएगा, एक फिक्स्ड कांस्टेंट आएगा। तो आ जाओ इसको जनरलाइज करते हैं, अभी तो 7-11 लिख के बताया था। इफ यू आर गिवन लिमिट एक्स टेंडिंग टू इन्फिनिटी ए एफ एक्स प्लस बी एफ डैश एक्स इज इक्वल टू एल, अगर ये मुझे गिवन है तो, एंड यू नो द लिमिट एफ एक्स एग्जिस्ट, और बस इस बात का मुझे पता चल जाए कि जो लिमिट है फंक्शन पे वो लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, लिमिट एट एफ एक्स एग्जिस्ट, देन इमीडिएटली राइट, अब लिमिट एग्जिस्ट कर रही है तो कोई ना कोई कांस्टेंट आएगा, मतलब लिमिट एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी एफ एक्स कोई कांस्टेंट आएगा अगर एग्जिस्ट कर रही है तो, और कांस्टेंट आएगा तो उसके डेरिवेटिव पर लिमिट क्या आ जाएगी, जीरो, मतलब लिमिट एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी एफ डैश एक्स क्या आ जाएगा, जीरो। इज इट क्लियर? और फिर अगर ये लिमिट डेरिवेटिव पे लिमिट अगर जीरो आ रही है तो फिर ये बताओ कि एफ एक्स लिमिट एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी एफ एक्स क्या होगी, तो डेरिवेटिव पे तो जीरो आ गई, ये बन गया जीरो, और लिमिट एक्सटेंडिंग टू एफ एक्स आपको निकालना है तो इसे एक राइट साइड में नीचे ले जाओ, सो लिमिट एक्सटेंडिंग टू एफ एक्स क्या आ जाएगी, एल बाय ए, सिंपल। अब क्वेश्चन से समझना, देखो क्वेश्चन से क्लियर होएगा थोड़ा बहुत, तो अब भी यहाँ भी क्लियर हो गया होगा, अब क्वेश्चन से देखो और भी क्लियर होएगा। क्वेश्चन मुझे क्या गिवन है, इफ लिमिट एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी 5f(x प्लस 2f डैश एक्स इज इक्वल टू 40 मुझे गिवन है, और ये भी बता दिया कि लिमिट एक्सटेंडिंग टू एफ एक्स एग्जिस्ट करती है। तो जब इस तरह का कोई एक्सप्रेशन गिवन हो एफ एक्स और एफ डैश एक्स टाइप का सम का, तो अगर वहां पर एक एग्जिस्ट करे, अगर एग्जिस्ट करेंगे तो ये दोनों एग्जिस्ट करेंगे, नहीं तो कोई भी एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो इसने बोल दिया कि लिमिट एक्सटेंडिंग टू एफ एक्स एग्जिस्ट करता है, एग्जिस्ट, तो निकालना क्या है, यही लिमिट निकाल लिया एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी एफ एक्स कैसे आएगी। तो अभी अभी मैंने बताया कि अगर लिमिट एग्जिस्ट करती है तो कोई कांस्टेंट सी के बराबर आएगी, तो अगर कोई ये लिमिट एग्जिस्ट करती है और किसी सी के बराबर आती है तो उसका डेरिवेटिव मतलब लिमिट एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी एफ डैश एक्स क्या आएगा, जीरो आएगा। यह अभी सीख के आए हैं ना हम कि इफ लिमिट एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी एफ एक्स एग्जिस्ट दिस इंप्लाई लिमिट एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी एफ डैश एक्स विल बी जीरो, ठीक है। तो इसको जीरो पुट कर दो यहाँ पर, भाई लिमिट लग रही है तो वो इस पे भी लगेगी इस पे भी लगेगी, तो इस पे लिमिट एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी एफ डैश एक्स क्या आएगा, जीरो आएगा। तो अगर ये जीरो आएगा और निकालना क्या है मुझे, लिमिट एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी एफ एक्स निकालना है, ये निकालना है, तो इस 5 को इस 10-40 के नीचे ले जाओ, तो लिमिट ये तो जीरो हो ही चुका है, तो लिमिट एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी एफ एक्स किसके बराबर आ जाएगा, 40/5 के, 8 आंसर। बस इसी तरह से करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो, इफ लिमिट एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी 3f(x माइनस 7f डैश एक्स हमें गिवन है, 18 गिवन है ये, तो निकालना क्या है, एंड लिमिट एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी एफ एक्स एग्जिस्ट, और ये लिमिट एग्जिस्ट करती है, तो क्या बताना है, देन फाइंड लिमिट एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी एफ एक्स भी निकालो और लिमिट एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी एफ डैश एक्स भी निकालो। तो समझो मेरी बात को, इसने ये एक्सप्रेशन दे दिया एफ एक्स और एफ डैश एक्स इसके अंदर है, तो आप लोग इतनी बात तो समझ ही गए होंगे कि अगर वो बोल रहा है लिमिट एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी एफ एक्स एग्जिस्ट, तो इसकी लिमिट कोई ना कोई कांस्टेंट ही आएगी, और अगर कांस्टेंट आएगी तो उसकी डेरिवेटिव की जो लिमिट एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी होगी वो पक्का जीरो आएगी। सो हेयर लिमिट एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी एफ एक्स एग्जिस्ट, देन लिमिट एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी एफ डैश एक्स क्या होएगा, जीरो होएगा। देन लिमिट एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी एफ एक्स किसके बराबर आएगी, तो ये एफ डैश एक्स पे तो लिमिट जीरो आ गई, बचा कौन, निकालना है लिमिट एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी एफ एक्स, तो इस 3 को नीचे ले जाओ, ये जीरो हो ही गया, तो लिमिट एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी एफ एक्स क्या हो जाएगा, 18/3, 6 आंसर। उसी तरह से नेक्स्ट देखो, अब एफ सच दैट आर टू आर, एफ सच दैट आर टू आर सच दैट लिमिट एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी 7f(x प्लस 11f डैश एक्स इज इक्वल टू एल, ये लिमिट हमें क्या गिवन है, एल के इक्वल गिवन है, और ये बताना है देन विच ऑफ द वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। और ये जितना भी हम ये लिमिट का उसूल पढ़ के आए हैं इस सब का निचोड़ इस क्वेश्चन में निकल जाएगा, ठीक है, सारा कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाएगा।
क्वेश्चन क्या है, इफ एफ सच दैट आर टू आर, एक फंक्शन गिवन है मुझे, सच दैट लिमिट एक्स टेंडिंग टू इन्फिनिटी 7f(x) प्लस 11f(x) इज इक्वल टू एल मुझे गिवन है, ठीक है। तो बताना देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। इफ लिमिट एक्स टेंडिंग टू इन्फिनिटी एफ एक्स एग्जिस्ट बट लिमिट एक्स टेंडिंग टू इन्फिनिटी एफ डैश एक्स मस्ट एग्जिस्ट एंड इक्वल टू जीरो, अगर ये एग्जिस्ट कर रही है तो ये भी पक्का एग्जिस्ट करेगी, और क्या होगी ये लिमिट जीरो के इक्वल होगी। बिल्कुल ठीक बात है भाई, ये तो भाई ये लिमिट एग्जिस्ट करेगी तो कोई कांस्टेंट आएगा, तो इसका मतलब लिमिट एक्स टेंडिंग टू इन्फिनिटी एफ डैश एक्स किसके बराबर आ जाएगी, जीरो के बराबर आ जाएगी, वही ऑप्शन बोल रहा है, तो ए ऑप्शन इज करेक्ट। अब चलो नेक्स्ट ऑप्शंस देखते हैं, क्या वो उनमें कोई अच्छी सी चीज हमें मिल जाए। देखो बी ऑप्शन है, इफ लिमिट एक्स टेंडिंग टू इन्फिनिटी एफ एक्स एग्जिस्ट देन लिमिट एक्स टेंडिंग टू इन्फिनिटी एफ डैश एक्स मस्ट एग्जिस्ट एंड इज इक्वल टू एल बाई 11। भाई जीरो आ गया तो एल बाई 11 कहाँ से आ जाएगा, अगर ये एग्जिस्ट कर रही है तो कोई कांस्टेंट आएगी, तो इसके डेरिवेटिव की लिमिट पक्का क्या होगी, पक्का क्या होगी, इसके डेरिवेटिव की लिमिट पक्का जीरो होएगी, और ये कह रहा है एल बाई 11 होएगी, तो ये चीज है गलत। नेक्स्ट ऑप्शन देखिए, इफ, अब की बार देखो क्या बोल रहा है, इफ लिमिट एक्स टेंडिंग टू इन्फिनिटी एफ डैश एक्स एग्जिस्ट, अब की बार उसने बोल दिया कि अगर एफ डैश एक्स एग्जिस्ट करता है तो क्या लिमिट एक्स टेंडिंग टू इन्फिनिटी एफ एक्स भी एग्जिस्ट करेगी, नहीं, दोबारा, इफ लिमिट एक्स टेंडिंग टू इन्फिनिटी एफ डैश एक्स एग्जिस्ट देन लिमिट एक्स टेंडिंग टू इन्फिनिटी एफ एक्स मस्ट एग्जिस्ट एंड इज इक्वल टू एल बाई 7। तो चलो चेक करते हैं, अभी अभी मैंने क्या बताया था कि एग्जिस्ट करेंगे, अगर ये एक्सप्रेशन इस तरह का एक्सप्रेशन आपको गिवन है और फंक्शन जो है वो आर टू आर है और इस तरह का एक्सप्रेशन गिवन है, तो एग्जिस्ट करेंगे तो दोनों करेंगे, नहीं तो कोई भी एग्जिस्ट नहीं करेगा, क्लियर। और इसने क्वेश्चन में बोल दिया कि लिमिट एक्स टेंडिंग टू इन्फिनिटी एफ डैश एक्स एग्जिस्ट, एफ डैश एक्स एग्जिस्ट कर रहा है, तो अगर एफ डैश एक्स एग्जिस्ट कर रहा है तो इसका मतलब ये है कि जो लिमिट है, लिमिट एक्स टेंडिंग टू इन्फिनिटी एफ एक्स वो भी एग्जिस्ट करेगी, और अगर वो लिमिट एक्स टेंडिंग टू इन्फिनिटी एफ एक्स एग्जिस्ट करेगी तो इसका मतलब कोई कांस्टेंट आएगा, तो अगर वो कांस्टेंट आएगा तो इसका मतलब उसके डेरिवेटिव की लिमिट पक्का जीरो आएगी होगी, तो लिमिट एक्स टेंडिंग टू इन्फिनिटी एफ डैश एक्स हो गया जीरो, तो अगर ये जीरो हो गया और मुझे निकालना लिमिट एक्स टेंडिंग टू इन्फिनिटी एफ एक्स, तो वो हो जाएगा 7 को नीचे ले जाओ एल बाई 7, चेक कर लेते हैं, देखो ये रहा, इफ लिमिट एक्स टेंडिंग टू इन्फिनिटी एफ डैश एक्स एग्जिस्ट, तो ऑब्वियस सी बात है लिमिट एक्स टेंडिंग टू इन्फिनिटी एफ एक्स भी एग्जिस्ट करेगी, और अगर ये एग्जिस्ट करती है तो इसके डेरिवेटिव की लिमिट पक्का क्या होगी, जीरो होगी, तो इस जीरो को पुट कर दो, डेरिवेटिव की लिमिट जीरो पुट कर दो, बचेगा कौन, लिमिट एक्स टेंडिंग टू इन्फिनिटी 7x इज इक्वल टू एल बचेगा, 7f(x) इज इक्वल टू एल, एफ को इधर ही रहने दो, 7 को नीचे ले आओ, सो लिमिट एक्स टेंडिंग टू इन्फिनिटी एफ एक्स किसके बराबर आ जाएगी, एल के, यही लिखा हुआ है भाई, देख लो, दिस ऑल्सो मस्ट एग्जिस्ट एंड इज इक्वल टू एल बाई 7, तो डी ऑप्शन देखो, इफ लिमिट एक्स टेंडिंग टू इन्फिनिटी एफ डैश एग्जिस्ट एंड दिस मस्ट एग्जिस्ट एंड इक्वल टू जीरो, जीरो थोड़ी एल बाई 7 आ रही है, सी ऑप्शन इज करेक्ट। इसी का ये एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, ये पढ़ लेना, मैंने तो समझा दिया, वैसे एग्जिस्ट करेंगे तो दोनों करेंगे, नहीं तो कोई नहीं करेगा। और ए ऑप्शन के लिए क्या था कि लिमिट एक्स टेंडिंग टू इन्फिनिटी एफ एक्स एग्जिस्ट, अगर लिमिट एग्जिस्ट कर रही है तो उसके डेरिवेटिव की लिमिट जीरो बनेगी, और जो अभी सी पॉइंट का ये किया है उसमें लिमिट एक्स टेंडिंग टू इन्फिनिटी एफ डैश एक्स एग्जिस्ट गिवन लिमिट एक्स टेंडिंग टू इन्फिनिटी 7f(x) प्लस 11f(x) इज इक्वल टू एल, इज इट क्लियर? Then we know that limit x tending to infinity f dash x exist. This implies limit x tending to infinity fx also exist. Exist करेंगे तो दोनों करेंगे, अगर ये exist कर रहा है तो ये भी exist करेगा, और अगर ये exist करेगा तो इसके डेरिवेटिव की लिमिट जीरो आ जाएगी, और इसके डेरिवेटिव की लिमिट अगर जीरो पुट कर दोगे तो फिर बचेगा क्या, लिमिट x टेंडिंग टू इन्फिनिटी एल बाई 7 आ जाएगी, सी ऑप्शन इज करेक्ट। अच्छा अब है भाई हायर ऑर्डर डेरिवेटिव, और फिर कह रहा था थ्योरी थ्योरम, तो हम हायर ऑर्डर डेरिवेटिव को तो खत्म कर ही लेते हैं, 10 मिनट की क्लास और हो जाएगी, ठीक है, फिर ठीक टाइम हो जाएगा। देखो हायर ऑर्डर डेरिवेटिव, और उसके बाद कह रहा है थ्योरी थ्योरम, ये जो थ्योरम है ये हम नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे, और इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस हैं, इनको भी नेक्स्ट क्लास में डील कर लेंगे, ठीक। फिर मोनोटोन फंक्शन आएगा, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, और फिर आगे हम डिफरेंशिएबिलिटी को ले जाएंगे। देखो भाई हायर ऑर्डर डेरिवेटिव, मान लो हमें डबल डेरिवेटिव निकालना y इज इक्वल टू एफ एक्स का, तो उसको हम लिखेंगे d2y अपॉन dx2, और x इज इक्वल टू ए पर लगाना है तो x इज इक्वल टू ए पुट कर देना, इसके अंदर जो भी आएगा, इसको बोलते हैं सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन एट पॉइंट ए, क्लियर। अच्छा अब
जो सिंपल डेरिवेटिव एफ डैश है उसकी तो डेफिनेशन हमें आती थी, लेकिन अगर सेकंड डेरिवेटिव हमें निकालना हो ना तो उसके ऊपर 2 डैश लगेंगे, और सिंपली जब हम डेरिवेटिव निकालेंगे तो उनमें एक सिंगल डैश आएगा। मतलब एफ डबल डैश ए इज इक्वल टू लिमिट एक्सटेंडिंग टू एफ डैश एक्स माइनस एफ डैश ए अपॉन एक्स माइनस ए, ये बनेगा। क्लियर। और ट्रिपल डैश निकालना हो तो यहाँ पे इन पे डबल डैश लग जाएंगे, फिर लिमिट एक्सटेंडिंग टू एफ डबल डैश एक्स माइनस एफ डबल डैश ए अपॉन एक्स माइनस ए। और nth डेरिवेटिव अगर निकालना हो तो इसका मतलब है लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए, एक कम लगेगा डेरिवेटिव इधर की साइड, एफ एन माइनस वन एक्स माइनस एफ एन माइनस वन ए अपॉन एक्स माइनस ए, ये आएगा निकल के। क्योंकि देखो यहाँ डबल डेरिवेटिव था तो सिंगल डेरिवेटिव ले रहे थे, ट्रिपल था तो यहाँ डबल ले रहे थे, तो nth डेरिवेटिव है तो यहाँ n माइनस वन डेरिवेटिव लेंगे और अपॉन में एक्स एन माइनस ए, बस खत्म। तो ये भाई कितना भी बड़ा डेरिवेटिव क्यों ना निकालना हो, अब हम इसकी मदद से आराम से निकाल सकते हैं। ठीक। अब नेसेसरी कंडीशन सुनो। अनेसेसरी कंडीशन फॉर एग्जिस्टेंस ऑफ एफ का nth डेरिवेटिव एट पॉइंट ए इज दैट एफ आर ए एग्जिस्ट, मतलब और आर क्या है 0 1 2 एंड सोन अप टू n माइनस वन तक। अगर मुझे मेरे पास कोई फंक्शन है और मुझे उसका nth डेरिवेटिव निकालना है, तो उससे पहले nth डेरिवेटिव से छोटे जितने भी डेरिवेटिव हैं वे सब एग्जिस्ट करने चाहिए। ठीक है। एफ आर ए एग्जिस्ट वेयर आर इज बिटवीन 0 1 2 एंड सोन अप टू n माइनस वन, दैट इज ऑल लोअर ऑर्डर डेरिवेटिव एग्जिस्ट। इसका मतलब जितने भी लोअर ऑर्डर डेरिवेटिव हैं वे सब एग्जिस्ट करने चाहिए। इज इट क्लियर? भाई मेरी बात समझ में आ रही है या नहीं, बताओ फटाफट। इज इट क्लियर? हाँ जी। एक्टिव हो या सो गए हो, बताओ कौन कौन बच्चा एक्टिव है, आ जाओ कमेंट सेक्शन में। सर सारे के सारे एक्टिव हैं और बिल्कुल हाथों में मशाल लेकर और लगे हुए हैं। मशाल नहीं भाई, कॉपी पेन लेकर लगो। नो टाइप। चलो दोबारा समझाता हूं। ये नेसेसरी कंडीशन है किसी फंक्शन का nth डेरिवेटिव होने की कि उससे छोटे जितने भी डेरिवेटिव हैं उन सब पे फंक्शन एग्जिस्ट करना चाहिए, दैट इज ऑल लोअर ऑर्डर डेरिवेटिव एग्जिस्ट। एफ आर ए एग्जिस्ट वेयर एफ आर ए का मतलब एफ का अर्थ डेरिवेटिव एट ए एग्जिस्ट, और अर्थ डेरिवेटिव मतलब 0 1 2 एंड सोन अप टू n माइनस वन, ये सारे एग्जिस्ट करने चाहिए। n से छोटे सारे डेरिवेटिव एग्जिस्ट करने चाहिए। ठीक है। दैट इज ऑल लोअर ऑर्डर डेरिवेटिव एग्जिस्ट। अगर इनमें से कोई भी नहीं, एक भी नहीं करता होगा ना, तो तभी हम कह देंगे कि उससे ऊपर वाला भी एग्जिस्ट नहीं करेगा। इफ लिमिट एग्जिस्ट देन चेक कॉन्टिन्यूटी, और कॉन्टिन्यूटी है तो कॉन्टिन्यूटी प्रूव हो गई तो फिर देन चेक डिफरेंशिएबिलिटी। तो ये सीक्वेंस चलता है, लिमिट के बाद कॉन्टिन्यूटी चेक करते हैं, कॉन्टिन्यूटी है तो फिर डिफरेंशिएबिलिटी चेक करते हैं। आ जाओ, आज की क्लास का ये लास्ट क्वेश्चन है, बड़े ध्यान से समझना। एफ एक्स मुझे क्या गिवन है, e की पावर x प्लस में 7 गिवन है मुझे, वेयर x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड e की पावर x प्लस 1 व्हेन x इज लेस देन 0। मतलब जब x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा तो फंक्शन हम ये लेंगे, और जब x लेस देन 0 होगा तो फंक्शन हम ये लेंगे। देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, ये बताना है। तो सबसे पहले तो इसकी लिमिट निकाल लो भाई। LHL जब हम निकालेंगे तो फंक्शन ये यूज होगा। सो लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 माइनस e की पावर x प्लस 11 इज इक्वल टू, लिमिट पुट करी, e की पावर 0 1 होगा तो 12 आएगा। उसके बाद RHL निकालो, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए फंक्शन ये यूज होगा तो RHL के लिए ये यूज होगा। सो लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 प्लस e की पावर x प्लस 7, 0 पुट कर दो, e की पावर 0 प्लस 7 क्या आएगा 8। तो LHL और RHL क्या नहीं है, बराबर नहीं है, तो इसका मतलब लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, क्योंकि LHL RHL बराबर नहीं है। और लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती तो कॉन्टिन्यूस भी नहीं होगा और डिफरेंशिएबल भी नहीं होगा, चेक करने की भी जरूरत नहीं है। ठीक है। तो अब देखो क्या कह रहा है ये, फंक्शन का डबल डेरिवेटिव एट 0 इज इक्वल टू 1। भाई जब लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं करती तो डेरिवेटिव कहां से एग्जिस्ट कर जाएंगे, तो ये हो गया गलत। दूसरा, एफ डैश 0 डज नॉट एग्जिस्ट, क्या एफ डैश 0 एग्जिस्ट नहीं करता है, तो बताओ करता है या नहीं करता है। तो लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं करती तो डेरिवेटिव भी एग्जिस्ट नहीं करता, तो ये बात बिल्कुल ठीक है। ये कह रहा है डेरिवेटिव डज नॉट एग्जिस्ट, तो बिल्कुल ठीक है। अच्छा, एफ डैश 0 माइनस एग्जिस्ट, क्या LHL पर डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है, तो LHL पर तो e की पावर x आएगा, इसका डेरिवेटिव बिल्कुल करता है। तो एफ डैश 0 माइनस एग्जिस्ट मतलब LHL लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एग्जिस्ट, बिल्कुल ठीक, सी ऑप्शन इज करेक्ट। और डी ऑप्शन में क्या गिवन है, एफ का डबल डेरिवेटिव एट x इज इक्वल टू e की पावर x फॉर ऑल x बिलोंग टू r। अरे भाई जब लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती तो फॉर ऑल x बिलोंग टू r के लिए कैसे डबल डेरिवेटिव निकाल दिया आपने e की पावर x, जब लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं करती, तो ये ऑप्शन हो जाएगा गलत। ठीक है। अगर वो r माइनस 0 लिख देता ना
तो ये बात ठीक हो जाती, क्योंकि सिर्फ जीरो पर विवाद है, बाकी हर जगह ये फंक्शन लिमिट भी एग्जिस्ट करती है, कॉन्टिन्यूस भी, डिफरेंशिएबल भी, सब कुछ है, बस एक जीरो पर इस पे विवाद है। ठीक है, सो अगर वो ऐसे लिख के दे देता ना कि डबल डेरिवेटिव एट एक्स इज इक्वल टू ई की पावर एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू आर, तो हम एक फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू आर माइनस जीरो, तो हम इसको ठीक मान सकते थे। अब नहीं मान सकते, क्योंकि इसके अंदर क्या है, जीरो भी इंक्लूडेड है, और जीरो पर तो ये लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं कर रही, डेरिवेटिव कहाँ से एग्जिस्ट करेगा। अच्छा आगे देखो, ट्रिपल डैश जीरो डज नॉट एग्जिस्ट, बिल्कुल ठीक, डज नॉट एग्जिस्ट। अच्छा आर एच एल मतलब राइट हैंड डेरिवेटिव एग्जिस्ट, तो भाई राइट हैंड डेरिवेटिव का अकेला पूछेगा तो उसमें तो अकेला यही फंक्शन तो आएगा, ई की पावर एक्स प्लस 7, तो वो तो एग्जिस्ट करता है राइट हैंड डेरिवेटिव, राइट हैंड डेरिवेटिव एग्जिस्ट। और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव भी देखो, ये राशि ऑप्शन एग्जिस्ट कर रहा था, लेफ्ट हैंड अकेला लेफ्ट हैंड पूछे तो एग्जिस्ट, अकेला राइट हैंड पूछे तो एग्जिस्ट। ठीक है, और इसका डबल डेरिवेटिव इज इक्वल टू ई की पावर एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू आर माइनस जीरो। देखो कह रहा था ना यही चीज यहाँ पर, कि अगर आर माइनस जीरो लिख के बोले तो इसका डबल डेरिवेटिव ई की पावर एक्स ही होगा, अदरवाइज ई की पावर एक्स नहीं होगा। इज इट क्लियर? तो सारे के सारे मैं करवा चुका हूं भाई। ठीक है, इस तरह से रियल लाइन बना के, और जीरो से आगे के लिए फंक्शन कौन यूज होगा, ई की पावर एक्स प्लस 7 वो लिखा हुआ है, और जीरो से पीछे के लिए यूज होगा ई की पावर एक्स प्लस 11, तो वो ई की पावर एक्स प्लस 11 लिखा हुआ है। इसका डेरिवेटिव होगा ई की पावर एक्स, और इसका डेरिवेटिव होगा ई की पावर एक्स, दोनों का डेरिवेटिव ई की पावर एक्स होगा। तो एक चीज आप समझो, बात को, मेरी बात को समझो, यहां पर केवल जीरो पर जो है वो विवाद है, बाकी राइट साइड में भी हर जगह पर फंक्शन लिमिट भी एग्जिस्ट, कॉन्टिन्यूस भी, डिफरेंशिएबल भी, सेम केस लेफ्ट साइड में, लेकिन जीरो पर विवाद है, जीरो पर सही नहीं है, मतलब जीरो पर ये एल एच डी और आर, जीरो पर लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं करती, तो कॉन्टिन्यूस और डिफरेंशिएबल भी नहीं होंगे। आ गई मेरी बात समझ में? तो कॉन्टिन्यूस डिफरेंशिएबल नहीं होंगे, तो और बाकी सब जगह लेफ्ट साइड में और राइट साइड में दोनों जगह फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा। तो अगर ये पूछ ले कि बताओ ये फंक्शन कहाँ कहाँ डिफरेंशिएबल होगा, तो ये फंक्शन आर माइनस जीरो में हर जगह पे डिफरेंशिएबल है। इसके बाद कह रहा है थियोडोरी थ्योरम शुरू होती है, भाई ये नेक्स्ट क्लास में करेंगे। यहाँ तक जिस भी बच्चे ने चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए भाई, और जो भी बच्चा पेड बैच में हमारे साथ बिल्कुल एक सीक्वेंस में अच्छे से तैयारी करना चाहता है डीयू मैथ्स ऑनर्स के सिलेबस के हिसाब से, वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको नंबर मिल जाएगा, व्हाट्सएप नंबर, वहाँ से आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और बैच में एनरोल हो सकते हैं। पूरी ईमानदारी के साथ पढ़ाया जा रहा है, तो जितना जल्दी हो सके बैच में एनरोल हो जाइए और अपना काम ढंग से शुरू कर दीजिए। ठीक है, इस तरह से लोभ में काम नहीं चलेगा, देखो लोभ करोगे पीछे रह जाओगे, समझ रहे हो? आ गई मेरी बात समझ में भाई? लोभ करोगे तो पीछे रह जाओगे, टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, तो अपना अच्छे से आ जाओ और तैयारी कर लो। जो हमारी वीडियो देख रहा है बस उसके लिए, जो मतलब इतनी पूरी वीडियो देखकर यहाँ तक पहुंचा है, तो जरूर उसको कुछ ना कुछ तो दम लगा हुआ होगा, तभी तो कुछ ना कुछ तो उसको दम लगेगा ना, कंटेंट लगा होगा कंटेंट में, तभी वो यहाँ तक पहुंचा है। तो सिर्फ वही बच्चे बैच में आ सकते हैं और एनरोल हो सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, टिल देन बाय बाय, थैंक यू।